हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज आपकी लाइव क्लास होनी थी एंड होगी, बट इवनिंग में होगी अभी, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है मुझे पहले उसे कंप्लीट करना है, सो दैट कि हम उसको लाइव क्लास में एक अलग टॉपिक को शुरू करेंगे तो हमारी चीज बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो पहले मैं इस टॉपिक को खत्म कर देता हूं, फिर हम इस बात को लाइव क्लास में आगे बढ़ाएंगे बेटा जी। या एक नया टॉपिक लेंगे हम आपका लाइव क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने डाउट भेजे, डाउट ही लूंगा लाइव क्लास में, बट पहले मैं इस एवोल्यूशन का एंड अप कर देता हूं। अब बिल्कुल हम अंत के करीब हैं, तो उस अंत को कर देते हैं, या इसके बाद एक या दो वीडियो और आएंगे, उसमें एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। तो पहले मैं चाह रहा था कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपके साथ लाइव में मिले आपके साथ में, ताकि आपके डाउट भी कवर अप हो जाएं सारे। ओके, अब बातें शुरू करते हैं अपनी। हम लोगों ने बेटा जी लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें हमने बातें की थी अबाउट द थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन, और आपने पहली थ्योरी पढ़ी थी, उसका नाम था बेटा जी वहां पे आपका लामार्क थ्योरी। उनके दो की पॉइंट थे। पहला की पॉइंट था बेटा जी यहां पे यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, एंड सेकंड की पॉइंट था बेटा जी यहां पे इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो हमने नकार दिया था, हमने उस थ्योरी का अप्रूवल नहीं माना था, हमने उस थ्योरी में कुछ कमियां नजर आई, हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जब अगली थ्योरी आई तो उस थ्योरी का नाम था बेटा जी यहां पे नेचुरल सिलेक्शन, और वहां पे हमने डार्विन के बारे में आपसे बातें की थी। मैंने थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था उसका, कि कैसे कैसे वो बातें सब कैसी वो हाइपोथेसिस दी गई थी, उसके बारे में बातें की थी। वहां पे हम लोगों ने एक आपके लिए सीक्वेंस बनाई थी कि सबसे पहले बदलाव आता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है, वो वेरिएशन आपको अडेप्टिव एबिलिटी देते हैं, जिसकी वजह से आप फिटेस्ट बनते हो, और नेचर आपको सिलेक्ट करता है। इस बात को मैं समझाऊंगा विद एग्जाम्पल, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो वो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को बड़े शांतिपूर्वक से देखिएगा, और जैसे ही वीडियो खत्म करते हो अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ के देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। यहां पे समझिएगा बात को, कहानी को सुनिएगा। क्या है बेटा जी, वहां पे दिया गया कि बीटल्स यानी कि छोटे इंसेक्ट जो है बेटा जी, वो आपके लीव्स के ऊपर है। और वो जो बीटल्स हैं वो रेड कलर के हैं बेटा जी, और इन बीटल्स के ऊपर बेटा जी फीड करता है बर्ड, दैट इज क्रो। एक कौवा बेटा जी इनको खाने का काम करता है, रेड कलर के बीटल्स को। ये पहली कहानी है। अब अगला इसमें चीज क्या आता है कि भाई सोच के देखिएगा, ये जो लीव्स हैं दे आर ऑफ द ग्रीन कलर। तो ये रेड कलर का बीटल इजिली बेटा जी विजिबल है ऑन द ग्रीन कलर लीव्स। तो बेटा जी क्रो इसे डिटेक्ट करता है और इजिली बेटा जी इसको कैप्चर करता है, इसको खा जाता है। तो धीरे धीरे रेड कलर के बीटल्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें बदलाव आया, और बदलाव क्या आया कि ये कलर चेंज हो जाता है, मतलब ये वेरिएशन आते हैं कि जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो जीन में बदलाव होके कोई एक ऐसा बदलाव आ गया कि बीटल्स का जो कलर था, अब कुछ ऐसे बीटल्स पैदा हो गए जिनका कलर ग्रीन हो गया। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं, डार्विन जी नहीं जानते इस वेरिएशन का रीजन क्या है। तो आप प्लीज ये मत पूछो कि वेरिएशन का रीजन क्या था सर, कैसे आई। कहानी को समझो बस यहां पे कि किसी बदलाव की वजह से, किसी वजह से जीनोम में चेंज आया, और उस जीनोम में चेंज आने की वजह से मेरे बेटा ये रेड कलर के जो बीटल्स थे दे बिकम ऑफ द ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर के बन गए। अब जब ये ग्रीन कलर के बन गए तो अब जरा कहानी को समझ के देखो, यहां पे रेड कलर के बीटल्स भी है और इनके कुछ बच्चे पैदा हुए ऐसे जो ग्रीन कलर के हैं। अब ये दोनों यहां बेटा जिन पत्तों के ऊपर है। अब आपने कहा सर ग्रीन कलर था, ये अपने बैकग्राउंड के साथ मैच करता है, तो क्रो इसे इजीली डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और अगर वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो मैं कहूंगा ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, और क्रो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर बेटा जी हमला नहीं कर पाएगा। तो ग्रीन का नंबर धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा, और ये बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाएगा। बट रेड इजिली डिटेक्ट हो रहा है, और अगर ये इजिली डिटेक्ट हो रहा है तो क्रो इस पे हमला करेगा, क्योंकि वो इसका प्रेडेटर है बेटा जी, और धीरे धीरे रेड का नंबर यहां पे डिक्रीज हो रहा है। अब सोचो इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में, अभी तक यहां पे एक ऐसा बीटल था जो रेड कलर का था,
बट अब बदलाव आ गया, और बदलाव कैसा आया कि यहां पे अब इनका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो गया और अब ग्रीन कलर के बेटल्स यहां पे अपने आप को फ्लोरिश करने लगे, अपने नंबर को बढ़ाने लगे। ये जेनेटिक वेरिएशन था, ये उसके जेनेटिक मेटेरियल में बदलाव था, और इस बदलाव ने उसे इस लायक बनाया कि वो इजीली अपने आप को यहां पे अडॉप्ट कर सके और अपने आप को सरवाइव कर सके। तो मेरा पहला पॉइंट था जेनेटिक वेरिएशन का आना, और ये जेनेटिक वेरिएशन उसे यहां रहने के लायक बनाती है, तो ये उसे अडॉप्टिव एबिलिटी देती है, और उस अडॉप्टिव एबिलिटी की वजह से ये यहां पे अपनी प्रोजेनी छोड़ता है, बच्चे पैदा कर रहा है, वो बच्चों के बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के बच्चे आ रहे हैं, और वो सब के सब यहां सर्वाइव कर रहे हैं, और ये यहां पे फीटेस्ट बन रहा है, और नेचर इसे सिलेक्ट कर लेता है। इसमें वो अडॉप्टिव एबिलिटी नहीं है, इसे वो अडॉप्टिव एबिलिटी नहीं मिली, तो ये फिटनेस भी अचीव नहीं कर पाया, तो नेचर ने इसे भी तो सिलेक्ट नहीं किया ना। डे बाय डे क्रो इस पे आता जा रहा है, इसे यहां पे इसका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक टाइम आएगा ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये यहां पे राज करेगा। बदलाव आया, उससे इसे अडॉप्टिव एबिलिटी मिली, उससे इसे फिटनेस मिली, जिस वजह से नेचर ने इसे सिलेक्ट किया। यह है मेरा पहला पॉइंट, तो कल डार्विन के साथ मैं आपको लिंक कर रहा हूं। अब अगली बात आती है, प्रियांशु जरूरी है कि सर यही वेरिएशन आया हो? नहीं जरूरी है, तो एक और भी बदलाव आता है, और सर यहां पे ब्लू कलर के बेटल्स भी पैदा होते हैं, बीटल्स ब्लू कलर के भी पैदा होते हैं। मतलब एक वेरिएशन जो होता है वो रैंडम है, वो कुछ भी तो आ सकता है। आपके जीनोम में कुछ भी बदलाव आ गया, तो मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं कि यहां पे दो बदलाव को समझते हैं, एक तो ग्रीन कलर का है और एक ब्लू कलर का है। ये जेनेटिक वेरिएशन है, बट ऋषि का गुड़िया रेड से वो ब्लू आ गया, चलो ये ब्लू अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, बट ये भी तो इजीली डिटेक्ट होगा बेटा जी पत्तों के ऊपर, और अगर ये इजीली डिटेक्ट होगा तो क्रो इसे भी इजीली बेटा जी आइडेंटिफाई कर लेगा, इसे भी अगर आइडेंटिफाई कर लेगा तो इस पे भी हमला कर देगा। तो क्या ये अपने नंबर को बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। पॉइंट को फिर दोबारा समझो, जेनेटिक वेरिएशन तो ये भी है रोनित, जेनेटिक वेरिएशन तो ये भी है, बट इस जेनेटिक वेरिएशन ने उसे अडॉप्टिव एबिलिटी नहीं दी, तो ये फीटेस्ट भी नहीं बना। और ये अगर किसी का बेटा जी फीटेस्ट नहीं बना तो ये नेचर में सिलेक्ट भी नहीं होने वाला। तो ये मत समझिएगा कि जेनेटिक वेरिएशन सारे की सारे नेचर यहां पे सिलेक्ट कर लेगा, नहीं। Any genetic variation that give adaptive ability that make the individual able to survive in the changing environment, nature उसे select करेगा। आप कहोगे सर यहां पे नेचर कहां काम कर रहा है? तो मैं कहूंगा वो क्रो जो है वो एक नेचर की तरह ही तो काम कर रहा है। वो जो क्रो है बेटा जी, वो जो यहां कौवा है बेटा जी, वो खाने लग रहा है, वो बताएगा कौन यहां जिएगा और कौन यहां मरेगा, ये तो वो डिसाइड करेगा ना। तो मेरे पॉइंट को समझो, यहां पे उस कहानी को अब जोड़ो जो आपने कल डार्विन की उस वीडियो में पढ़ा है कि डार्विन ने कहा था कि पहले जीनोम में बदलाव आएगा, जेनेटिक वेरिएशन आएंगी, उनकी वजह से अडॉप्टिव एबिलिटी आएगी, और अगर वो अडॉप्टिव एबिलिटी आ गई तो वो फीटेस्ट बनेगा, वो अपनी प्रोजेनी को वहां पे छोड़ेगा, उसके बच्चे वहां जिएंगे और उसके बच्चे वहां जिएंगे, तो नेचर उसे सिलेक्ट कर लेगा। उस सीक्वेंस को जोड़ लेना, बड़ी जबरदस्त सीक्वेंस है बेटा जी यहां पे, और आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है आपके एनटीएससी में। पहले अडॉप्टिव एबिलिटी आती है, फिर फिटनेस आती है, और इसलिए वो नेचर में सिलेक्ट होता है। पॉइंट को समझ लो यहां पे। अब ये मैंने कहा कि ये तो नेचुरल सिलेक्शन है। अब वहीं पे एक वर्ड है आपके एनसीईआरटी बुक में, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आता है ये पेपर में क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो मैं उस वर्ड की बात करूंगा आपके साथ, तो जरा सुनिएगा। मैं एक वर्ड आपसे कहूं कि सर ये जो बदलाव आ रहा है जेनेटिक मेटेरियल में, तो मैं एक वर्ड यहां पे बोलूंगा जीन फ्रीक्वेंसी। मैं वर्ड बोलूंगा जीन फ्रीक्वेंसी। क्यों बोलूंगे वर्ड? पहले भाई यहां पे सिर्फ रेड कलर के बीटल्स थे, मतलब
जो कलर का जो जीन है, जो अलील है, वो एक ही अलील है, दैट इज ऑफ द रेड कलर कोड। रेड कलर को जो कोड करता है वो वाला अलील यहां पे है। वेरिएशन आया और सर यहां पे ग्रीन कलर भी बन गया। तो मतलब वो जो जीन की फ्रीक्वेंसी अब तक 100% रेड कलर था, बट अब सर यहां पे दो हो गए कलर, रेड भी हो गया, ग्रीन भी हो गया। तो मैं कहूंगा इसका मतलब रेड कलर के जीन की फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो गया और अब ग्रीन भी तो आने लगा। धीरे 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 नेचर की वजह से, उस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से रेड की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और ग्रीन की अपने आप को फ्लोरिश कर रही है। फिर एक वेरिएशन और आ गया और सर ब्लू भी आ गया। तो मैं कहूंगा फिर दोबारा जीन की फ्रीक्वेंसी यहां पे अफेक्ट हो रही है, बट डोमिनेंट कोई जीन का अलील है तो वो है बेटा ग्रीन, बिकॉज ये वेरिएशन उसे एडेप्टेबिलिटी दे रहा है। तो जीन फ्रीक्वेंसी वर्ड को समझिएगा, वो क्या है बेटा जी? एक टोटल पॉपुलेशन में एक जीन कितना प्रेजेंट है, एक अलील कितना प्रेजेंट है, वो उस अलील की है फ्रीक्वेंसी, कि वो कितने परसेंट पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, वो है उस जीन की फ्रीक्वेंसी। तो नेचर की वजह से लगातार जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, ये बात हमें समझ ली यहां पे। अब एक कहानी और दी है वहां पे, सर वहीं पे उस जंगल में उन पेड़ों के पास ही वहां पे आपका हाथी आ जाता है, एलिफेंट आ जाता है, और एलिफेंट आता है और एलिफेंट उन पेड़ों को कुचलने लगता है। तो उन पेड़ों के ऊपर जो बेटा, उन पत्तों के ऊपर जो बेटा जी बैटल्स थे, वो उनके पैरों के नीचे आके, एलिफेंट के पैरों के नीचे आके मरने लग रहे हैं। अब एलिफेंट के पैर के नीचे तो कोई भी आ सकता है, वो रेड भी आ सकता है, वो ग्रीन भी आ सकता है बेटा, जो ब्लू भी आ सकता है। यहां पे कोई सिलेक्शन की बात कोई ना हो रही, यहां नेचर कोई ना सिलेक्ट करेगा, तो रैंडम प्रोसेस है, ये तो रैंडम प्रोसेस है। कोई भी उसके पैर के नीचे आ गया तो भैया जी मर गया। तो सर एक तो जीन फ्रीक्वेंसी में बदलाव था जो नेचर कर रहा था, और वो बदलाव था वहां पे मैं कहूंगा वो जीन अपने आप को डोमिनेट कर रहा था जो नेचर के अकॉर्डिंग था। वहां पे जो अडेप्टिबिलिटी देता है वो जीन सिलेक्ट होता है। बट एक और भी कहानी का अगला पड़ा हुआ, अगर इस तरह का रैंडम अगर कोई काम हो जाए और जीन की फ्रीक्वेंसी बदलाव आ जाए तो उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जरा कहानी को समझ के देखो, ये 3 कलर की बैटल है, एलिफेंट आया और क्योंकि ग्रीन कलर की ज्यादा है तो ये ज्यादा मर गई, तो मैं कहूंगा वहां पे जो बची वो ब्लू कलर की बची। अब अगर सोचो हाथी के पैरों नीचे सबके सब मर गए, बट सिर्फ वहां पे बची तो ब्लू कलर की बची। अब एक ही कलर की बैटल बची सर। अब सर ये वहां पे रिप्रोड्यूस करेंगे तो मैं कहूंगा ये अपनी प्रोजेनी पैदा करेंगे और ब्लू कलर के बच्चे ही वहां पे होंगे। तो मैं कहूंगा अब वहां पे जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ ब्लू कलर का ही जीन है, क्योंकि रेड और ग्रीन वाले जो बैटल्स हैं वो तो उनके पैरों के नीचे आके मर गए। अब आप कहोगे सर ये दोनों मर गए, अब सिर्फ ब्लू बचा, मतलब जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आया। ये चेंज आना रैंडम था, ये चेंज अडेप्टिबिलिटी नहीं देता है। तो मैं कहूंगा ऐसा जो सडन रैंडम चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये हमेशा याद रखो। एक थोड़ी सी पॉपुलेशन बची थी ब्लू की, फिर उनसे पूरी फ्लोरिश हुई है, तो हमेशा याद रखना जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होता है स्मॉल पॉपुलेशन में। तो छोटे छोटे वर्ड को याद रखो, इट ऑकर इन स्मॉल पॉपुलेशन। पहला पॉइंट दूसरा बेटा जी, इट इज रैंडम चेंज इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीन की फ्रीक्वेंसी में बेटा जी एक रैंडम जो बदलाव आ रहा है हम उसको बोल रहे हैं वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ये कभी अडेप्टिबिलिटी नहीं देता, इट नेवर कैरिड आउट बाय द नेचर। ये एक सडन है, किसी वजह से हो गया। जैसे मैं यहां पे आपको एक और आपको लाइन समझाता हूं, बोटलनेक इफेक्ट, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये चलिएगा मैं एक और अच्छा वर्ड समझाता हूं यहां पे, बोटलनेक इफेक्ट, या मैं आपको यहां पे समझाता हूं फाउंडर इफेक्ट। और अच्छा आपको, ये तो कहानी थी आपके 10th क्लास की, अब मैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ाता हूं और मैं आपको 12th लेवल का बताता हूं, कुछ थोड़ा हाई लेवल का पढ़ते हैं। वैसे भी आपका दिमाग इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है अब, मुझे लगता है कि पिछले 6 महीनों से आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं घर पे या ऑनलाइन क्लासेस में, और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उस लेवल पे आ चुके हो कि अब आप कुछ भी पकड़ जाते हो। मतलब अगर आप लोगों में एक
बदलाव है तो मतलब बड़ा जबरदस्त है, मतलब अच्छा लगता है कि यार हमारे जो यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स वो बड़े काबिल हैं और हमसे कहीं आगे, हमसे कहीं आगे। चलिएगा आते हैं अपनी बातों पे। आप ऐसा बात सोचिएगा सर, ये एक बड़ी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इनमें से डिफरेंट टाइप के जीन से, डिफरेंट टाइप के एलील से यहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन जो रहती है। अब सर ये यहाँ पे रहते धीरे धीरे यहाँ का फूड और स्पेस कम पड़ता जा रहा है, तो सर यहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। इसमें से ये जो स्मॉल साइज की पॉपुलेशन है बेटा जी, ये यहाँ से ड्रिफ्ट होती है, यहाँ से अपने आप को मूव करती है और एक नई जगह जाके सेट हो जाती है। इन द सर्च ऑफ ए फूड और ए न्यू स्पेस, एक नए सेटलमेंट की तलाश में ये एक छोटी सी पॉपुलेशन यहां से बाहर निकली। सर ये जो लार्ज पॉपुलेशन है उसके अंदर जीन्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है कि कौन सा जीन कितनी % में है, वो सर एक जीन फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। बट अब ये एक छोटी सी पॉपुलेशन यहां से बाहर निकली, मतलब जो इतने सारे अलील थे वो सब तो वहां नहीं गए ना, कुछ एक यहां पे चले गए। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे सर ब्लड ग्रुप ए टाइप का भी है, बी टाइप का भी है, ए बी है और ओ भी है, ये चारों टाइप के ब्लड ग्रुप है। एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको। तो सर यहां पे इन सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अब सर यहां पे बी एंड ओ टाइप के जो ब्लड ग्रुप के लोग थे वो यहां से माइग्रेट करके चले गए। अब ये पॉपुलेशन वहां जाके कहीं सेटल हो गई, इनका उनसे कनेक्शन टूट गया और अब यही बेटा जो वहां पे फ्लोरिश करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और बेटा जो वहां पे सेटलमेंट होके अपनी पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेंगे। तो समझ के देखो, अब यहां पे फिर दोबारा एक बड़ी पॉपुलेशन बनी जो इसी स्मॉल पॉपुलेशन से क्रिएट हुई है। अब इस पॉपुलेशन के बाद पास पूछूं मैं आपसे रोनित कौन से ब्लड ग्रुप के एलील होंगे, तो आप कहोगे सर यहां पे एक्चुअली बी और ओ वाला ही था, बाकी तो थे ही नहीं। तो मैं कहूंगा पूरी पॉपुलेशन के पास में बी एंड ओ ही होगा। तो मैं वर्ड बोलूं आपसे, यहां पे जीन की फ्रीक्वेंसी अलग थी और ये जो अब एक नई बड़े साइज की पॉपुलेशन बनी है उसमें जीन की फ्रीक्वेंसी अलग है। ये जो चेंज की फ्रीक्वेंसी में चेंज आया फ्रीक्वेंसी में, ये स्मॉल पॉपुलेशन लेके आई है। ये यहां पे एक बड़ी पॉपुलेशन है, उससे एक छोटी सी पॉपुलेशन बेटा जी सेपरेट हो गई। अब यहां पे ये लोगों ने कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं बनाया ना सिर्फ बी और ओ वाले जाएंगे। यहां पे जो लोगों का माइग्रेशन हुआ है वो तो रैंडम है, कोई भी लोग यहां पे उठ के आए। अब गलती से वो ये लोग ही उठ के आए, तो मैं कहूंगा अब जो बड़ी पॉपुलेशन बनी उनमें सिर्फ यही जीन होंगे, बहुत सारे जीन तो बेटा जी पीछे रह गए, एलिमिनेट हो गए। तो मैं कहूंगा अब ये जो बड़ी पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी है ये इस वाले से अलग है, ये इससे बदल गई है। ये जो बदलाव आया जीन की फ्रीक्वेंसी में यही तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। एक ओरिजिनल पॉपुलेशन में और एक न्यूली फॉर्म ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी में बदलाव है। ये बदलाव सडन है, ये रैंडम है, ये कोई नेचर सेलेक्ट नहीं करता कि जो अडप्टिव है वो जिंदा रहेगा ना, ये रैंडम है। कोई भी 1000 लोग यहां से माइग्रेट कर गए, तो मैंने कहा ये एक रैंडम है, ये एक सडन प्रोसेस है बेटा जी जो हुआ, जिसकी वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आया। ये बदलाव आना ही तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये बदलाव आना ही तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है बेटा जी, जो सडन हो, जो रैंडम हो और ड्यू टू दिस स्मॉल पॉपुलेशन हो, जो अडप्टिव एबिलिटी नहीं दे रहा। रैंडमली कुछ लोग यहां से निकले और कहीं और जाके सेट हो गए और उन्होंने एक नई पॉपुलेशन बनाई, तो फ्रीक्वेंसी में आ गया बदलाव। ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझो बात को। इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग एक नई जगह को फाउंड करने के लिए यहां से बाहर निकले थे। दैट्स व्हाई हमने इस इफेक्ट को बोला फाउंडर इफेक्ट। ओके, एक और वर्ड आपको समझाते हैं और अच्छा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वर्ड को समझना है। ये है आपके एनसीईआरटी बुक में वर्ड है, तो आपको समझना है। सपोज करो यहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और इस जंगल में आग लग गई। यहां ये जंगल और जंगल में बहुत सारे लोग रहते हैं और इसमें आग लग गई, अफरा तफरी मच गई, लोग भगने लगे, इधर से उधर भगे, कुछ मरे कुछ जिए। और भाई वहां पे कोई 100 आदमी इस लायक थे कि उस आग से बच निकले, उस आग से बच निकले, ऐसे 100 आदमी थे। सोचो यहां पे शुरुआत में
5,000 लोग थे जो रह रहे थे, आग लगी, लोग मरने लगे लोग, तो उसमें से कोई रैंडमली बेटा जी 100 लोग ही बच पाए। यहां पे पहले कच्चा कच के भैया जी पॉपुलेशन थी, भरी पड़ी थी बेटा जी, पैर टेकने की जगह नहीं थी, बहुत ज्यादा रौनित लोग बहुत ज्यादा थे यहां पे। मैंने कहा अप्रॉक्स यहां पे 5,000 लोग थे, बट बचे कितने? कुछ ही लोग बचे बेटा जी यहां पे। इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक बोतल का डायग्राम बना के कि भाई कुछ लोग हैं जो यहां बच पाए, बहुत सारे लोग यहां मर गए। अब सर ये लोग तो रैंडमली होंगे ना जो बच्चे होंगे, ऐसा तो नहीं कि आग ने सिलेक्शन किया होगा कि भाई ये आदमी बच जाओ और ये मर जाओ। आग ने तो भैया जी रैंडमली जिनकी किस्मत थी वो बच गए, जो भैया जी आग लपेटे में मर गए। तो मैं कहूंगी ये तो रैंडमली कुछ लोग बचे। तो अब ये जो भैया जी 5,000 लोग थे, बट यहां तो मात्र 100 लोग बचे। तो मैं कहूंगा ये पॉपुलेशन का साइज कैसा है बेटा जी? स्मॉल है। और इस स्मॉल साइज की पॉपुलेशन ने वापिस से एक बड़ी पॉपुलेशन को बेटा जी गिव राइज किया। अब समझो यहां पे जो 5,000 लोगों में जीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो अलग थी, बट अब ये जो 100 लोग बचे, इन 100 लोगों ने वापस इस लार्ज पॉपुलेशन को बनाया। इन 100 लोगों के पास तो जीन की फ्रीक्वेंसी कुछ भी रैंडमली हो सकती है जो उससे बहुत कम होगी बेटा जी। और अब इन लोगों ने ये बनाए, तो मैं कहूंगा जो इनके पास है वही तो फ्रीक्वेंसी आगे माइग्रेट की होगी। यहां पे जो जीन एलिमिनेट होगी वो तो हो गए। तो इस पॉपुलेशन में और इस पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी बदलाव आ गया और वो इस स्मॉल पॉपुलेशन के द्वारा लाया गया है। ये बदलाव जो आया मैं उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहूंगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल आपके सामने बना रखी है, नेक भाई बॉटल चौड़ी होती है, उस नेक को हम बता रहे नैरो है, कुछ लोग वहां बच पाए। तो मैं कहूंगा इस इफेक्ट को हमने बोला बॉटल नेक इफेक्ट। ये भी मैं आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट समझाने के लिए समझा रहा हूं कि ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसमें जो कुछ लोग बचते हैं वही फिर दोबारा से एक नई पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअली जो पहले थी और अब जो दोबारा बनी उनमें जीन की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ गया। वो बदलाव आना जेनेटिक ड्रिफ्ट है, क्योंकि वहां पे किसी नेचर ने उन लोगों को नहीं चुना जो वहां अडेप्टिव थे, वो तो रैंडमली जो बच गए उन्होंने ही वापस क्रिएट किया है। तो जो सडन चेंज आता है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जब नेचर काम करता है तो वो अलग तरीके से काम करता है, वो वहां पे उनको सिलेक्ट करता है जो अडेप्टिव होने फिटनेस देता है। आई होप ये वर्ड आपका क्लियर हो रहा होगा। पढ़ना है एनसीईआरटी बुक, जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। ये वर्ड हो गया। अब इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? अब अगला वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है बेटा जी यहां पे स्पेशिएशन। अगला वर्ड दिया गया है बेटा जी यहां पे स्पेशिएशन। मैं उस वर्ड को उठा रहा हूं। The process of formation of a new species from a stock of the ancestor species। मतलब ये भाई एक एंसेस्टर की स्पीसीज है और इस एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज का बनना, वो प्रोसेस है बेटा जी स्पेशिएशन। आप कहोगे सर कैसे? कल आपने डार्विन की कहानी में 2 पॉइंट लिखे थे, ब्रांचिंग ऑफ द डिसेंट। तो समझिएगा सर ऐसा कुछ होता है, इनमें से कुछ लोग माइग्रेट करके कहीं अलग चले गए, इन्हीं में से कुछ लोग माइग्रेट करके अलग चले गए। अब सर ये वहां पे जब बैठे हुए थे तो इनमें नेचुरल सिलेक्शन लगा, इनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट लगी और इनके जीनोम में बदलाव आया। सर ये वहां पे जाके अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, इनमें भी बदलाव आया, ये भी नेचुरल सिलेक्शन के दौर से गुजरे, इनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई, अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म लगे जिनकी वजह से इनकी जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज है, इनकी चेंज आया यहाँ पे, और कई साल बीत गए और इनके बीच में रिप्रोडक्शन का बैरियर था। मतलब
ये अलग पॉपुलेशन है, ये अलग, और ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि भाई ये किसी नदी के द्वारा अलग अलग सेपरेटेड है, या किसी वजह से ऐसी जगह पे चले गए कि अब ये दोनों जो ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, इनके बीच में मीटिंग नहीं हो रही है। तो मैं कहूंगा इसमें जो बदलाव आ रहे हैं वो इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो इसमें बदलाव आ रहे हैं वो इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो विद दैट टाइम जब चीजें बढ़ेंगी आगे तो क्या होगा, इसी एंसेस्टर से ये दो स्पीसीज माइग्रेट हुई थी, बट जब टाइम बीत जाएगा तो इनमें ऐसे बदलाव आ जाएंगे कि अब इनके गैमीट्स के अंदर ही बेटा जो उनके सेल के सरफेस पे ही बदलाव आ गए, और अब ये दोनों काफी सालों बाद यानी मिलियंस ऑफ ईयर के बाद अगर मिलेंगे तो भी मीटिंग करेंगे तो भी इनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल ना हो। तो मैं कहूंगा अब इनमें इस हद तक बदलाव आ चुका है कि अब इनके जो गैमीट्स है, उनके सरफेस पे बैठे हुए जो एंटीजन्स है वही बदल चुके हैं। तो मैं कहूंगा इसी एंसेस्टर स्टॉक से अब दो अलग अलग स्पीसीज बच गई, दो अलग अलग स्पीसीज बन गई। ये जो अलग अलग स्पीसीज बनने का प्रोसेस है, ये है बेटा जी स्पेशीशन। स्पेशीशन आने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आए, रिप्रोडक्टिव बेटा जी बैरियर आए। समझो इस वर्ड को, ये अलग जाके रह रहा है, बट ये अलग जाके रह रहा है। और अगर ये दोनों हबीबी मिल रहे होते और बेटा जी यहां पे इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा होता, तो मतलब इसमें जो जीनोम है वो यहां ट्रांसफर और इनका यहां बदलाव, दोनों अगर अपने जेनेटिक वेरिएशन को एक्सचेंज कर रहे होते तो दोनों के अंदर वो टाइप ऑफ द जीन जब सेम टाइप के चल रहे होते तो डेफिनेटली दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे होते। बट अभी लोगों में बीच में रिप्रोडक्शन का बैरियर आ गया, तो अब इसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो इसे नहीं पता, और इसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो इसे नहीं पता। विद द टाइम अगर वो बदलाव इतने बड़े हो जाते हैं, वो इतने ज्यादा वेरिएशन यहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि इनके गैमीट्स के सरफेस पे अलग टाइप के स्ट्रक्चर बन गए, और इनके गैमीट्स के सरफेस के जो प्रोटीन्स है वो अलग हो गए, और अब ये एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। तो आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन में ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन सबसे पहला काम होता है कि गैमीट एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करे पहले। अब क्योंकि इतना बदलाव आ गया यहाँ प्रियांशु कि अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूंगा जब ये रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं तो अलग अलग बेटा स्पीसीज बन गए हैं। ये स्पीसीज बनने का प्रोसेस क्या है? स्पेशीशन है। एक वर्ड यूज किया आपके एनसीईआरटी बुक ने, माइक्रो इवोल्यूशन। अभी तक आप बात कर रहे थे कि बैटल जो है वो रेड कलर की है, ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की है। तो भाई वहां पे वो जो इवोल्यूशन हो रहा है वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी में चेंज कर रहा है, बट वो इतना ज्यादा बदलाव नहीं लेके आ रहा कि स्पीसीज ही अलग अलग बन जाए। वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी में वैरायटीज पैदा कर रहा है, अलग अलग वैरायटी आ गई, बट इतना ज्यादा भी नहीं हुआ कि स्पीसीज ही अलग अलग बन जाए। बट जब बदलाव इतना ज्यादा हो जाए कि स्पीसीज ही अलग अलग बन जाए, तो मैं कहूंगा वो है बेटा जी एक ब्रॉड एवोल्यूशन। बेटा जी माइक्रो का मतलब है इवोल्यूशन एट ए स्मॉल लेवल दैट डू नॉट कॉज स्पेशीशन। एक ऐसा स्मॉल लेवल का इवोल्यूशन जिसमें स्पेशीशन नहीं होता है, वो है माइक्रो इवोल्यूशन। बट जब इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो जाए कि दो अलग अलग बेटा जी स्पीसीज बन जाए फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ये लीड करता है स्पेशीशन। जब इतनी ज्यादा उनमें बदलाव बेटा जी एक्यूमुलेट हो जाए, तो ये वर्ड आपको समझना है बेटा जी। हाँ, ये चीज आपके लिए क्लियर होती है। आज की मेरी क्लास का मेन मुद्दा है बेटा जी स्पेशीशन टॉपिक को समझना, नेचुरल सिलेक्शन वर्ड को समझना। एक कहानी में और सुनाता हूं आपको बेटा जी। एक मौत की कहानी है। ये कहानी है बेटा जी इंग्लैंड की, सुनिएगा। ये बातें हैं बेटा जी बिफोर 1850, 1850 की बातें हैं बेटा जी। उससे पहले की बात, उससे पहले जब इंडस्ट्रीज का सेटअप नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था, अमाउंट ऑफ द एयर पोल्यूशन बहुत ही कम था। तो मेनली जो लाइकन था बेटा जी वो इजिली स्टेम के ऊपर ग्रो हो रहा था। लाइकन्स बेटा जी इजिली अपने आप को स्टेम पे ग्रो करते हैं, और लाइकन जो होते दे आर ऑफ द लाइट कलर। और क्योंकि एयर में पोल्यूशन भी कम है, तो मैं कहूंगा स्टेम जो बेटा जी यहां पे है वो बेटा जी यहां पे लाइट कलर की है। ये बातें हैं बिफोर 1850, जब बेटा जी यहां पे प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, जब इंडस्ट्रीज का सेटअप नहीं हुआ था। फिर बेटा जी धीरे धीरे यहां पे इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ, और अब बातें करते हैं बेटा जी 1920s का। तो आपने कहा कि सर धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज का यहां पे सेटअप होना शुरू हो गया, तो आपका अमाउंट ऑफ द एयर पोल्यूशन इंक्रीज हुआ। और जब पोल्यूशन इंक्रीज हो, तब जानते हो लाइकन जो होता है बेटा जी पोल्यूशन का इंडिकेटर है, और ये पोल्यूशन को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो भैया जी लाइकन क्या हो गया बेटा जी, आपके खत्म हो गए, और जो एयर के पोल्यूटेंट थे बेटा जी वो उस टाइम पे जमा हो गए।
और अगर वो जमा हो गए तो स्टेम बेटा जी वहां पे कैसी हो गई, डार्क कलर की हो गई। तो मैं आपको स्टेम का पहले बदलाव बता रहा हूं, पहले वो लाइट कलर की थी जब इंडस्ट्रीज का नंबर बहुत ही कम था, और फिर जैसे इंडस्ट्रीज का नंबर बढ़ा तो वो बेटा जी यहां पे डार्क कलर की होगी। डार्क कलर के होने के दो मैंने आपको रीजन दिए, लाइकन खत्म हो गया और बेटा जी यहां पे डिपोजिशन हो गया बेटा जी आपका यहां पे पोल्यूटेंट का। अब इससे बदलाव क्या आता है, मैं कह रहा हूं बेटा जी पहले एक मोथ था, कीड़ा था जो कि बेटा जी लाइट कलर का था, जो इन स्टेम के ऊपर रहता था क्योंकि स्टेम भी लाइट कलर की थी। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आई ये लाइकन यहां से खत्म हो गया, इनका कलर यहां पे डार्क होने लगा, तो ये लाइट कलर का मोथ बेटा जी इजीली यहां पे विजिबल था, तो इजीली इसे इसका प्रेडेटर बेटा जी रिकॉग्नाइज कर पा रहा था, वो इसे कर पा रहा था, तो वो इसे खाना शुरू कर देगा, इसे खाना शुरू कर देगा। तो विद द टाइम बेटा जी यहां पे लाइट कलर के प्रेडेटर का नंबर बेटा जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और शुरुआत में जो डार्क कलर के मोथ थे उनका नंबर बहुत ही कम था। क्यों नंबर कम था, क्योंकि मेरे भाई लाइकन की वजह से यहां पे स्टेम लाइट कलर के हैं, तो जो डार्क कलर के मोथ थे वो इजीली वहां पे विजिबल हो रहे थे, तो उन्हें उनका प्रेडेटर इजीली खाने लग रहा था। तो मैं कहूंगा 1850s की अगर बात करोगे तो वहां पे बेटा जी लाइट कलर के मोथ डोमिनेंट है और डार्क कलर के मोथ वेरी फ्यू इन द नंबर है। क्यों, क्योंकि नेचर लाइट कलर वाले को फेवर कर रहा है बट ब्लैक वाले को फेवर नहीं कर रहा है। अब बदला टाइम, और बदल के क्या हुआ, अब बातें आती हैं बेटा जी 1920s के बाद। अब बातें करोगे सर यहां पे इंडस्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई तो क्या हो गया, पोल्यूशन बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ा तो बेटा जी लाइकन भी खत्म होगी, स्टेम पे पोल्यूटेंट जमा होगी, डार्क कलर की होगी, तो नेचर ने बेटा जी अब फेवर किया डार्क कलर वाले को, क्योंकि अब वो अपने आप को इजीली छुपा पा रहा था स्टेम के अंदर बेटा जी यहाँ पे, और लाइट कलर वाले इजीली विजिबल हो रहे थे। तो हमने देखा कि जैसे इंडस्ट्री सेट हो जाती है तो मोथ की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, और बेटा जी वो पहले लाइट कलर के डोमिनेंट थे और डार्क वाले बहुत फ्यू थे, और बाद में हमने देखा कि डार्क वाले डोमिनेंट हो गए और लाइट वालों का नंबर डिक्रीज हो गया। ये जो ग्रेजुअल चेंज आपको दिखाई दे, एक डायरेक्शन दिखाई दिया आपको यहाँ पे, इसका होने का रीजन क्या था बेटा जी, इसका रीजन था नेचुरल सिलेक्शन, कि वो बदलाव जो नेचर के अकॉर्डिंग था नेचर ने उसे सिलेक्ट किया, और जो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं था नेचर ने उसे रिजेक्ट किया। ये भी वैसे ही एक बीटल्स वाली कहानी के जैसी। छोटा सा टॉपिक मैं आपको और बता देता हूं कि नेचुरल सिलेक्शन नेचर में कितने टाइप का होता है। 3 टाइप का एक्ट होता है बेटा जी नेचुरल सिलेक्शन। कैसा कैसा, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव या डिस्टर्बिंग, या मैं कहूंगा डायरेक्शनल। सुनिएगा जरा, ये बेटा जी एक ग्राफ है, मैंने कहा यहां पे है बातें फिनोटाइप, या मैं कहूंगा डिफरेंट टाइप के ट्रेट, और यहां पे है बेटा जी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए ट्रेट। और आपने ऐसा ग्राफ बनाया कि सर डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स के नंबर है जो वेरिएबल है, मतलब इस ट्रेड के इतने लोग हैं, 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 इस ट्रेड के इतने लोग हैं। सर ये वाला जो ट्रेड है फिनोटाइप है उसके लोग यहाँ पे डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर इस वाले ट्रेड का है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया। अब मैं यहाँ पे 3 ग्राफ बनाता हूं। पहला ग्राफ बेटा जी स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, मतलब एक ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जो इस पॉपुलेशन को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल कब हो जाएगी भाई, यहां से लेके यहां तक इतने डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स हैं, अगर मैं यहां पे वेरिएशन को कम कर दूं तो ये पॉपुलेशन में बदलाव आना कम हो जाएगा, और बदलाव आना कम हो जाएगा तो बेटा जी ये इंडिविजुअल्स का ग्रुप बेटा जी यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा उसने उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जिनके नंबर कम, और उन लोगों को उसने सिलेक्ट कर लिया जो सबसे ज्यादा नंबर के। तो मैं कहूंगा ये नेचुरल सिलेक्शन इस टाइप का बन गया। ग्राफ को समझो, उसने दोनों कॉर्नर्स को सर एलिमिनेट कर दिया, और उसने उन लोगों को सिलेक्ट किया जो कि मीन वैल्यू के हैं, जिनके लोग सबसे ज्यादा हैं, उसने उनको वहां पे सिलेक्ट किया और दोनों कॉर्नर्स को उसने एलिमिनेट कर दिया। इससे सर क्या होगा, अमाउंट ऑफ द वेरिएशन कम हो जाएगी, तो ये
पॉपुलेशन में बदलाव आना बंद हो जाएगा, बदलाव आना बंद हो जाएगा तो मैं कहूंगा स्टेबल हो जाएगी बेटा जी, इवोल्यूशन का रेट स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरा डिस्टर्बिंग और डिसरप्टिव टाइप का, मतलब अगर मैं वेरिएशन बढ़ा दूं और मैं इन दोनों वेरिएशन को सिलेक्ट कर लूं और मीन वाले को बेटा जी रिजेक्ट कर दूं, तो ऐसा अगर सिलेक्शन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बेटा जी यहां पे डिसरप्टिव। अगर नेचर इन दोनों कॉर्नर को बेटा जी सिलेक्ट कर ले और उन लोगों को रिजेक्ट कर दे जो कि सबसे ज्यादा नंबर में है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब वो बेटा जी दोनों कॉर्नर्स को बढ़ावा दे रहा है, मतलब डिफरेंट वेरिएशंस को बढ़ावा दे रहा है। तो मैं कहूंगा यहां पे तो अमाउंट ऑफ द इवोल्यूशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ द इवोल्यूशन बढ़ जाएगा, बदलाव बढ़ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा आता है बेटा जी डायरेक्शनल। जैसे आपने अभी पढ़ा, पहले लाइट था फिर वो डार्क की साइड में गया, तो एकदम से डार्क नहीं आया होगा, ग्रेजुअली चेंज आया होगा, एक डायरेक्शन में बेटा जो शिफ्ट हो गया। तो मैं कहूंगा अगला ग्राफ बन जाता है बेटा जी कि पहले ये पीक यहां थी और अब ये पीक बेटा जी आपकी यहां आ गई। मतलब पहले इनका नंबर कम था और अब इनका नंबर बेटा जी बढ़ गया, वो एक डायरेक्शन में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो मैं कहूंगा ऐसा अगर नेचुरल सिलेक्शन होता है उसका नाम होता है डायरेक्शनल। मैंने सारी बातें आज आपसे नेचुरल सिलेक्शन की है जो आपके लिए जरूरी है समझना बेटा जी। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, वो बैटल्स की जो कहानी दे रखी है और स्पेसिएशन की जो कहानी दे रखी है उसे समझिएगा। आपका टॉपिक मैक्सिमम बेटा जी खत्म हो चुका है। अब 1 या 2 वीडियो में बेटा जी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिएगा, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।